कि जो दो कैरियोटिक डीएनए है वो क्या रहेगा कि पूरी तरीके से यहाँ पे क्या रहेगा, हाँ स्कैटर्ड है, लेकिन इसने क्या दिया, दो कैरियोटिक डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, लेकिन वो कॉइल्ड फॉर्म में क्या रहता है, उसमें प्रेजेंट रहेगा, ये चीज रहेगा, तो ये मेन इसका रहेगा। हाँ कॉइल का मतलब वही मैंने बताया कि एक लंबा सा वायर रहेगा, वो क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं, उसको कॉइल कर रहे हैं फिर डाल रहे हैं अंदर में ना, तो वही चीज जो रहेगा, तो डीएनए को कॉइल कर रहे हैं फिर डाल रहे हैं, तो कॉइल जो रहेगा वो बहुत अच्छे से मतलब वो रहेगा, उसको सुपर कॉइल बोला। यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो डीएनए कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये कैसे कॉइल होता है, सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। हिस्टोन के बारे में कोई आइडिया है, हिस्टोन, ठीक है सर, हाँ जी, हिस्टोन एक्चुअली क्या होता है, बेसिक प्रोटीन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एनसीईआरटी में तो आगे मैं बताऊंगी इसमें, ये वाला देखो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है दिया हुआ होगा, हिस्टोन्स एक्चुअली क्या रहेंगे, पूरे अमीनो एसिड जो है, जैसे कि लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, ठीक है, इनका पूरा क्या रहेगा, रेसिड्यूज रहेगा, मतलब पूरे उसी के बने हुए रहेंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है। देखा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, कौन सा पेज नंबर में है वो, स्टार्टिंग में ही है, इतना आगे नहीं गए हैं मुझे लगता है, उसके पीछे, उसके पीछे, हाँ ये जो स्ट्रक्चर है वो, तो वो क्या बोलते हैं, सर्कल शेप दिख रहा है ना, वहाँ पे स्फेरिकल शेप जो दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर होता है, क्या हुआ, वो हिस्टोन ऑक्टामर होता है, ठीक है। तो एक हिस्टोन प्रोटीन जैसे कि 2H2A 2H2B ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। तो एक बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो 200 बेस पेयर किसके डीएनए के, वो रैप रहती है किसके अराउंड, ऑक्टामर के अराउंड, ये हमारा क्या है, स्फेरिकल शेप का क्या रहेगा, हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर इज अ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन जो कि किससे बना हुआ रहेगा, अमीनो एसिड के रेसिड्यूज से। अमीनो एसिड कौन से यूज होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, ये सारे बेसिक पॉइंट्स है, कभी भी कहीं पे भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, तो इसलिए याद रखिए। ये डीएनए जो है वो क्या रहेगा, पूरी तरीके से रैप्ड रहेगा किसके ऊपर, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। तो ये हमारा क्या है, ये मेन कोर है हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का, और यहाँ पर वो अटैच रहती है किसके साथ, H1 हिस्टोन के साथ, ठीक है। मैंने बताया कि हिस्टोन जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, टोटल 8, ऑक्टामर मतलब टोटल 8 उसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे हिस्टोन। तो यहाँ पे 2H2A का, 2H2B का, 2H3 का और 2H4 का, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या रहती है, मिला के ही हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। अब कितने बेस पेयर जो है डीएनए रैप रहते हैं, 200 बेस पेयर हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, हाँ, जो जैसे कि डीएनए किसको कनेक्ट कर रहा है, दो न्यूक्लियोसोम, ये डीएनए है, न्यूक्लियोसोम, ये पूरा न्यूक्लियोसोम होता है, जो ऑक्टामर और डीएनए मिला के जो है वो पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम। यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा, तो ये क्या कर रहा है, H1 हिस्टोन जो है वो इसके साथ एडजेसेंट प्रेजेंट होता है, पूरा न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में ये क्या रहेगा, एडजेसेंटली इसके साथ प्रेजेंट। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर डीएनए रहेगा, उसको हम लिंकर डीएनए बोलेंगे, और उसमें कौन सा प्रोटीन रहेगा यहाँ पे, H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो जो न्यूक्लियोसोम चेन होता है, न्यूक्लियोसोम चेन मतलब जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम अगर कोई पूछता है तो न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर, उसके ऊपर डीएनए क्या रहेगा, रैप्ड रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है ना वो ऐसे दिखता है, जैसे ये स्ट्रैंड है ना, बीच में क्या है, ग्रिड, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर भी बोल सकते हो, तो बेस्ड ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं, एक स्ट्रिंग रहेगा उसके ऊपर ग्रिड, जैसे मोतियां रहती है ना, तो वैसे एक स्ट्रिंग रहेगा उसके ऊपर मोती जैसे दिखेगा, वो क्या रहेगा, वहां पर हुआ। तो नेक्स्ट ये रहेगा, ठीक है, इसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो क्या रहेगा, ऐसे दिखेगा। तो अब यहाँ पर देखो पैकेजिंग तुम लोग को समझ में आएगा, पैकेजिंग कैसे हो रहा है, सबसे पहले वो 2 डायमीटर का था, आपको दिख रहा है ना पक्का, हाँ 2 डायमीटर का था, फिर वो क्या बना रहा है, ऑक्टामर
ऑप्टेमर यानी कि न्यूक्लियोसोम बना रहा है। अब न्यूक्लियोसोम बनाने के बाद वो क्या बनाता है, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर मतलब वो पिटसॉन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, वो दिखेगा क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर के बाद ये क्या हो रहा है, कंडेंस हो जा रहा है, मतलब एक जगह आके जुड़ जा रहा है। उसके बाद क्रोमैटिन की क्या हो रही है, कॉइलिंग हो रही है। उसके बाद किस चीज का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। आराम से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का डायमीटर कितना रहता है, 1400 नैनोमीटर का डायमीटर रहेगा। ठीक है, तो इससे पैकेजिंग क्या समझ में आया, पैकेजिंग मतलब समझ में आया, पहले ये बताओ। ठीक है, तो पैकेजिंग अगर मतलब समझ में आया तो ये क्या है वो बताओ। कंडेंस हो रहा है, सुपर कॉइल कंडेंस हो रहा है, मतलब पैक हो रहा है एक जगह में। तो क्या बन रहा है, डीएनए क्रोमोसोम में कैसे बन रहा है वो है। तो अगर कहीं पर भी बेसिक डाउट हो कि डीएनए क्रोमोसोम कैसे बन गया, कहीं पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्रोमैटिन, कहीं यूज कर रहे हैं क्रोमोसोम, तो क्या डिफरेंस समझ में आया अभी, क्रोमैटिन क्या है और क्या रहेगा क्रोमोसोम क्या है। तो वही चीज इसमें वही है। अब इसमें क्या चीज रहेगा कि इसको हम फर्दर कॉइल करते हैं बहुत सारे एनएचसी प्रोटीन के साथ। एनएचसी प्रोटीन का मतलब क्या होता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो अपने एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दिख जाएगा उसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, इतना मतलब लोड मत लेना कि बहुत ज्यादा लग रहा है। तो न्यूक्लियोसोम चेन जो है न्यूक्लियस में, वो कॉइल हो रहा है किससे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्रोमैटिन बोल रहे हैं। जो पहले मैंने बताया कि क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फिर पैक होगा क्रोमैटिन फाइबर्स में, फिर कॉइल होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाएगा, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। माइटोसिस मियोसिस जो भी रहेगा सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन है वो क्या रहेगा, लूजली पैक्ड रहेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, यू क्रोमैटिन। तो दो टाइप के क्रोमैटिन होते हैं, एक होता है यू क्रोमैटिन और दूसरा कौन सा होता है यहाँ पे, हेट्रोक्रोमैटिन होता है। यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो क्या, तो क्रोमैटिन जो है वो क्या रहेगा, लूजली पैक्ड रहेगा, तो उसे हम यू क्रोमैटिन बोलेंगे। और अगर डेंसली या टाइटली पैक्ड रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमैटिन। और इसकी स्टेनिंग जो है वो लाइटली स्टेन होती है। स्टेन पता है क्या होता है, प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें स्टेन डालते हैं, स्टेन करते हैं, तो वो लाइटली दिखेगा, लाइटली स्टेन रहेगा। और ये क्या रहेगा, इसकी स्टेन जो है वो डार्क दिखेगा। ठीक है, अब इसमें जो स्मूथ पैकेजिंग होती है, इसी की वजह से ये क्या हो रहा है, मेनली यूक्रोमैटिन जो है वो लाइटली चेंज होता है। और जैसे कि तुम ये बोल सकते हो, ये एक हो गया और ये एक हो गया। ठीक है, तो ऐसे एकदम मतलब ज्यादा न्यूक्लियोसोम नहीं रहेगा, ये यूक्रोमैटिन। लेकिन जो हेट्रोक्रोमैटिन रहेगा उसमें क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रैप्ड रहेगा, इसलिए वो डार्कली चेंज शो करता है। लेकिन यूक्रोमैटिन में ज्यादा हमारे पास रैप्ड नहीं रहेगा, इस वजह से वो लाइटली मतलब वो करता है, लाइटली चेंज। और एक चीज डिफरेंस क्या है इसमें, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन है। ट्रांसक्रिप्शन पता है डीएनए से क्या हो रहा है, आरएनए बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन रहेगा ये। उसके बाद ये क्या रहेगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, धीरे धीरे करेगा, मतलब ये है कि डेंस पैकेजिंग रहेगा तो धीरे रेप्लिकेट होगा वो, इस वजह से ये क्या रहेगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेगा। तो तीनों में मतलब इसमें डिफरेंस बताओ, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में, तो टोटल कितने डिफरेंस हो गए हमारे पास, 3 डिफरेंस हो गए। कौन से, पहला कौन सा, टाइटली पैक्ड रहेगा, डेंसली पैक्ड रहेगा। सेकंड, चेन लाइट है। थर्ड, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्यों होता है, हाँ लूजली पैक्ड होगा इस वजह से। और क्या बोलते हैं, इनएक्टिव क्यों होगा, डेंसली पैक्ड होगा। नेक्स्ट, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट होता है, कुछ और है क्या बीच में, नहीं है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, डीएनए को कैसे करेंगे फिर उसको, किया है कभी, पहले तो नहीं था ना, डीएनए निकालने का कुछ भी नहीं था ना। तो सर्च फॉर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, आप लोग बात करोगे या सुनोगे, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहले क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में किसका किसका पढ़े थे, मेंडल पढ़े हो, मॉर्गन का पढ़ लिए, और कोई साइंटिस्ट था,
मेंडल का पढ़े, साटन और बोवेरी का भी पढ़े होगे ना। मेंडल का स्टार्टिंग प्रूफ रीडिंग टी प्लांट्स वाला, हाँ ठीक है। उसके बाद साटन एंड बोवेरी का, मॉर्गन का, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी मतलब ये किया, इसमें क्या प्रेजेंस है जीन सेल्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में सारी चीजें उन्होंने बताया। तो क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी के लिए, मतलब वो क्या करेगा, इनहेरिट करेगा कैरेक्टर्स को यहाँ पर, क्योंकि मतलब मेनली किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ। तो जो अर्लियर प्रोटीन थे वो क्या मतलब उसे हम क्या बोल रहे थे, कंसीडर कर रहे थे क्या चीज, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन सारे एविडेंसेस सही से नहीं आए, तो हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया कि कैसे इनहेरिट हो रहा है कैरेक्टर्स, ये पता करें। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहला किसका एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। सबसे पहला ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने किसके ऊपर किया था, हाँ मतलब माइस के ऊपर किया था। और कौन सा बैक्टीरिया लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर अब इसमें बेसिक आप लोग को मैं ये बता दूं, तो ठीक है, एक आर स्ट्रेन और एक क्या रहेगा, एस स्ट्रेन। इसमें डिफरेंस क्या है, नहीं देखो एस वाला क्या रहेगा आपका, कि आप बोल सकते हैं जैसे कि ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा इसके ऊपर क्या रहेगा, न्यूक्लियस, ये क्या रहेगा, इसके ऊपर कवरिंग रहेगी वो न्यूक्लियो पॉलीसैकेराइड की कोटिंग रहेगी इसके ऊपर, ठीक है। अगर मान लो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो एस स्ट्रेन है, स्मूथ पॉलीसैकेराइड, स्मूथ मतलब उसके ऊपर कोटिंग, तो अगर हमारे अंदर आ गया तो हम मरेंगे या बैक्टीरिया मरेगा, कैसे, हम मरेंगे, निमोनिया से हम मर जाते हैं। स्मूथ पॉलीसैकेराइड है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका टफ कोटिंग रहेगा, इसको कुछ हार्म नहीं होगा, हमें हार्म होगा, जो होगा हमें हार्म, ठीक है। और ये रफ वाला जो रहेगा, मतलब आर स्ट्रेन है और ये एच स्ट्रेन रहेगा। तो रफ स्ट्रेन में क्या रहेगा, वो पॉलीसैकेराइड, म्यूको पॉलीसैकेराइड की कोटिंग होती है, वो पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं रहेगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया को, मतलब हम मेडिसिन या जो खाएंगे तो हाँ, इम्यून सिस्टम इसको हरा देगा, ये रहेगा। तो अब हम ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किसके ऊपर किया था, हाँ माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर किया था। अब चूहे को मारने का बारी भी आ गया, तो सबसे पहले क्या हुआ, उसने क्या किया, एच स्ट्रेन को इसके अंदर डाला, इंजेक्ट किया, हाँ माइस के ऊपर, तो वो, हाँ वो बाद में मर जाता है ना, पहले कहाँ से मरेगा, पहले एक माइस लिए उसमें हम लोगों ने वो डाला, ठीक है। तो फिर माइस की जो है वो डेथ हो गई, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एफ स्ट्रेन है वो उसके अंदर चला गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ गया और उसकी डेथ हो गई। सुन लो पहले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आर स्ट्रेन की बात होती है। तो आर स्ट्रेन जब डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं माइस में, तो वो क्या होता है, हम देख रहे हैं कि वो क्या है, जिंदा बच जा रहा है, ठीक है, वो देख रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट में, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। हीट किल्ड का मतलब क्या होगा, एस स्ट्रेन को हम उसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, जो भी है उसको करके क्या करेंगे, मार डालेंगे, एस स्ट्रेन मर गया, ठीक है। अब उसके बाद उसको अगर माइस में डालें, अब अगर एस स्ट्रेन जो है उसको हम बॉईल कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, उसका कोटिंग हट जाएगा, ठीक है, वो उसका कोटिंग हट जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, माइस जो है वो बच जाएगा। नेक्स्ट, अब लिविंग आर्ट स्ट्रेन है, लिविंग आर्ट स्ट्रेन क्या कॉज करता था, लिविंग आर्ट स्ट्रेन से क्या हो रहा था, माइस जो है वो उसकी डेथ होती, डेथ होती थी आर्ट स्ट्रेन से, आर्ट स्ट्रेन से। कंफ्यूज मत हो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, पहले एस डाले ना, तो एस डाले तो माइस मर गया, आर डाले तो क्या हुआ, हाँ एस से पहला वाला, ठीक है, एस से पहला वाला माइस मर गया, आर से दूसरा वाला में क्या हुआ, जिंदा है। अब हीट के दिए किसको, एस को, मतलब पॉलीसेकेराइड की कोटिंग हट गई, वहां से हट गई तो क्या हो गया, वो जिंदा बच गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आर्ट स्ट्रेन, आर्ट स्ट्रेन क्या करता था, जिंदा रहता था, ठीक है। हीट केयर से भी क्या होता था, वो जिंदा था। अब सोचो कि दोनों अगर जिंदा वाले को हम मिला देते हैं, मतलब दोनों को, हीट केयर एस स्ट्रेन को और आर्ट स्ट्रेन को, तो फिर माइस की डेथ क्यों हुई,
कुछ assumptions उसके, खाना पीना क्या देगा वो। अब भाई हीट के कारण कैसे मरेगा। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, एक मिनट एक मिनट, सब शांत रहो, पहले आप बताओ कि हीट के कारण कैसे मरेगा। क्लियरली पहले एक्सपेरिमेंट सुन लो सब लोग, ठीक है, आप भी एक्सपेरिमेंट सुन लो पहले क्लियरली। दो स्ट्रेन है यहाँ पे, आर स्ट्रेन है और क्या है, एस स्ट्रेन है, ठीक है। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है। एस स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, पॉलीसेक्राइड कोटिंग रहेगी किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। और आर स्ट्रेन का मतलब है पॉलीसेक्राइड कोटिंग नहीं रहेगा। तो जब हम एस स्ट्रेन को उसके अंदर डालेंगे माइस के अंदर, तो माइस की डेथ हो जा रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि एच स्ट्रेन में कोटिंग है जो कि उसको इन्फेक्ट कर रहा है, उसके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो जा रही है। लेकिन आर स्ट्रेन क्या करता है, उसके ऊपर कोटिंग है ही नहीं, तो उसकी वजह से माइस क्या हो रहा है, जिंदा बच जा रहा है। आर स्ट्रेन और एच स्ट्रेन जो है वो बैक्टीरिया का है, ठीक है, वो हीट वीट या किसी से मर नहीं रहा है माइस, यहाँ पे ये है। उसके बाद नेक्स्ट ये हो जा रहा है हीट किल्ड एच स्ट्रेन है, फिर हम उसको डाल रहे हैं तो माइस जिंदा बच जा रहा है क्योंकि उसका कोटिंग जो है वो टूट गया है। अब ये दोनों में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर वही दोनों डाल रहे हैं हम लोग, हीट किल्ड एच स्ट्रेन और आर स्ट्रेन डाल रहे हैं। ये दोनों जब डालेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हीट किल्ड वाला है और ये जो आर है, ये क्या कर रहा है, इसको मतलब मेनली क्या कर रहा है, ये जो आर स्ट्रेन है उसको एस में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। कन्वर्ट नहीं बोल सकते, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो बदलने की कोशिश कर रहा है खुद को उसमें। लेकिन इसमें भी कंफर्म नहीं हो पाता है कि वो पूरी तरीके से बदला है या किस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ग्रिफिथ ने ये बताया आर एस, आर एस में होगा क्योंकि यहाँ पे माइस की डेथ हो जा रही है, तो आर जो है वो क्या हो रहा है, एस में हो रहा है, एस की वजह से डेथ होती है ना। तो आर जो है वो हीट किल्ड वाले के ऊपर क्या करेगा, कोटिंग बनाने की कोशिश करेगा, अपना जो भी पॉलीसेक्राइड देगा उसको और उसके ऊपर कोटिंग बनाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉलोनी जो है वो बैक्टीरिया के वो क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जा रही है। ये जो प्लेट्स में हम ग्रो करवा रहे हैं वो कॉलोनीज ग्रो करवा रहे हैं किसके, बैक्टीरिया के। तो पहला एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया का मतलब जो निकाले, उसके बाद उसको आइसोलेट करके उसमें डाले, फिर इसमें आर स्ट्रेन का, फिर इसमें कोई भी कॉलोनीज आइसोलेट नहीं हो पाई थी तो हम डाल दिए थे क्योंकि हीट किल्ड था वो, तो कॉलोनीज आइसोलेट नहीं हुई। फिर यहाँ पर क्या हुआ था, कॉलोनीज आइसोलेट हुई। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स लैब में जब करते हैं ना, तो मतलब ये रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाई पेट्री डिश में देखेंगे, इसको ग्रो करवाएंगे, ठीक है। वो पहले करते थे यार, अभी तो नहीं है, अभी अलाउड ही नहीं है ना एनिमल्स के साथ तो खेलना, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो पहले सिर्फ ये सब करते थे, तो पहले पहले तो सारी चीजें, डॉग भी कट करते थे, माइस भी कट करते थे, सारी चीजों को कट करते। प्रूफ नहीं किया था, अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, बस ये देखा उन्होंने कि ऐसा हो रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा चीज है इसमें जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उन्होंने बस यही बताया था, इसके आगे कुछ। तो वही इसके एक्सपेरिमेंट वही रहेगा, बैक्टीरिया स्ट्रेन को प्रोड्यूस किए, तो वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूसिलेज पॉलीसेक्राइड का शीट है, मतलब मैं जो म्यूको पॉलीसेक्राइड बोल रही थी वही है। म्यूकस मतलब क्या होता है, हाँ सलाइवा टाइप का जो होता है, ठीक है, वेट, हाँ वेट बोल सकते तो बोलती, तो वो म्यूसिलेजिनस पॉलीसेक्राइड की कोटिंग रहती है उसके ऊपर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है आप लोग को बता देती हूँ, जैसे म्यूसिलेजिनस पॉलीसेक्राइड शीट मेड देम वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब क्या करेगा, निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड द बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइट्स ऑफ द होस्ट, ठीक है। फेगोसाइट का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी से इम्यून सिस्टम है, तो हमारी बॉडी में फेगोसाइट प्रेजेंट होती है, तो उससे वो प्रोटेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये चीज दिया है, तो ये हमारे इम्यून में प्रेजेंट होता है फेगोसाइट। अब बैक्टीरियल स्ट्रेन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रफ कॉलोनी कल्चर प्लेट में, तो इसको हम उसमें डाल रहे हैं, तो ये नॉन वायरुलेंट हो रहा है, मतलब माइस जो है वो क्या हो जा रहा है, जिंदा बच जा रहा है, ये बता रहा है। ये पूरा वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने बताया अभी कि कैसे कैसे हुआ। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या मतलब, एक बार पढ़ लो देख लो क्या चीज दिया हुआ है। ग्रिफिथ ने टेस्ट किया वायरुलेंस ऑफ टू स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बाय इंजेक्टिंग लाइव स्ट्रेन एंड लाइव एच स्ट्रेन सेपरेटली इनटू माइस। सेपरेटली उन्होंने किया, फिर दोनों को क्या किया, मिक्स करके किया, फिर के साथ। कौन बताएगा एक्सपेरिमेंट मेरे को, कौन बताएगा,
कम से कम इंटरेक्शन रखो, नॉर्मल बताओ, गलत बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। क्या हुआ? हाँ, अब देख लो, अब एक बार फिर से रिवाइज करो, रिवाइज कर लो। हो गया? अब कौन बताएगा अच्छे से? अब कौन बताएगा अच्छे से, बताओ। कोई तो आओ यार, मतलब ऐसे थोड़ी है कि ठीक है ना, कोई भी नहीं नहीं, अभी यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, पहले ये बताओ कि कौन बताएगा, कोई भी एक एक, चलो ठीक है, आधा आधा बताओ, यहाँ तक कोई बताओ, उसके आगे का कोई बताओ, आधा आधा बताओ, चलो स्टार्ट कर लो, चलो स्टार्ट करो। हो, बोलो। हो गया, सब शांत रहो, सुन लो। एसेंशियलाइज था। चलो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि आज टाइम से क्या हुआ था? बच गया था, क्यों बचा था? नेक्स्ट वाला। पॉलीसैकेराइड की कवरिंग। बताओ। समझ में नहीं आया क्या? नेक्स्ट, एस्पेन। एस्पेन से माइसलाइट है या डेड था? नेक्स्ट, क्यों? क्यों डेड था? पॉलीसैकेराइड का कोटिंग था। नेक्स्ट, थर्ड प्रोसेस क्या था? हीटेड एस्पेन था। इससे क्या हुआ था? रुक जाओ, क्योंकि नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट बताओ क्योंकि। क्यों? क्यों? कौन सी कोटिंग हट गई थी? ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या था? इतना क्लियर हो गया सबको ना? अब कुछ भी डाउट है इसमें? नहीं है ना? तो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। पढ़ते रहना, आराम से लिखना बहुत सारा रहेगा उसमें, बस बेसिक याद रखना कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, जो भी था। नेक्स्ट कौन सा एक्सपेरिमेंट था? बायोकेमिकल कैटलिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्थ। ये तीनों साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका मैं इसमें बता देती हूँ, ज्यादा सही रहेगा। वो छोटा सा ही पॉइंट है उसमें दिया हुआ है, तो ये समझना। पहले पहले देखो कि सारा हम लोग क्या करें, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया ले रहे हैं, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया। तो ये एक्सपेरिमेंट था ताकि प्रूव कर सके कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से ही हुआ है। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले क्या हो रहा है, इसमें कोई एंजाइम यूज नहीं, प्रोटीन यूज नहीं, किसके ऊपर? हीट के एक्सचेंज के ऊपर, कुछ यूज नहीं किया गया। और आरएनए जो है, मतलब डीएनए आरएनए सब क्या है उसमें प्रेजेंट। तो उसमें लास्ट में क्या किया हम लोग, आर्च स्ट्रेन बैक्टीरिया को ऐड करने के बाद क्या देखिए कि लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट दिखा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वहां। सिर्फ एक्सपेरिमेंट करो, फिर ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीएसेस को ऐड किए। प्रोटीएसेस क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। तो प्रोटीएसेस ऐड करें तो हम लोगों ने क्या देखा कि आरएनए और डीएनए क्या है, अभी भी प्रेजेंट है। उसके बाद क्या किया, आर्च स्ट्रेन बैक्टीरिया को ऐड। जब ऐड किए तो क्या देखे कि एच स्ट्रेन बैक्टीरिया अभी भी क्या है इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, राइबोन्यूक्लिएसिस। राइबोन्यूक्लिएसिस मतलब क्या रहेगा, ये कौन सा एंजाइम किसको खाएगा, वो मतलब किसको डाइजेस्ट करेगा? आरएनए। हाँ, मतलब राइबो शुगर, ठीक है। तो आरएनए को ये डिग्रेड कर दिया, डिकम्पोज कर दिया पूरे तरीके से। उसके बाद फिर भी देख रहे हैं कि प्रोटीन और डीएनए अभी भी क्या है इसमें प्रेजेंट है।
क्या हुआ, फिर आज से बैक्टीरिया को ऐड करेंगे तब भी क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए नहीं है तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट ऐड किया क्या हम लोगों ने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, इसको ऐड किए तो देखते हैं कि प्रोटीन्स और आरएनए क्या है स्टिल इसमें प्रेजेंट है। तो आर10 बैक्टीरिया को जब ऐड कर रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि डीएनए ही ऐसा मटेरियल है जो कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बाकी कोई भी नहीं हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये समझना कि हम लोगों ने क्या क्या डाला है, पहला क्या डाला है इसमें, प्रोटीएसेस यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाला है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्या डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को, आरएनए और डीएनए उसमें अभी भी क्या होगा, बचा होगा। सेकेंड हम लोगों ने क्या यूज किया, राइबोन्यूक्लियोसाइड यूज किया, तो हमें मतलब फिर भी हमारे पास प्रोटीन और डीएनए बचा हुआ। थर्ड हम लोगों ने क्या यूज किया, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रुक जा रहा है, नहीं। अब ये बताओ इसमें क्या डाउट आ रहा है तुम लोग को, कुछ आएगा, समझ लो अच्छे से, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम देते, समझ आ गया बायोकेमिकल इसका। तो ये इसमें वही है कि एडेड एंजाइम्स क्या क्या थे, कैसे लिखना है, मैं वो बता रही हूँ। अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ये भी, मेन तो ग्रिफिथ ही ज्यादा आता है या हर्शियन चेस नेक्स्ट वाला आता है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो सबसे पहले साइंटिस्ट के नाम, नेक्स्ट क्या रहेगा कि क्या क्या हम लोग को प्यूरिफाई करना है, किसमें से मतलब जो बायोकेमिकल्स प्रेजेंट है उसमें डीएनए, आरएनए और क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा। किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम लोग, निमोनिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो रहेगा। उसके बाद एंजाइम्स क्या क्या ऐड कर रहे हैं, प्रोटीएसेस, राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबो, वो सारी चीजें। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि सारी चीजें क्या क्या हो रही है, तो ये ज्यादा सही रहेगा, इसको अगर समझ लो अच्छे से कि कब क्या हो रहा है जल्दी, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, लास्ट में क्या पता चला कि क्या बोलते क्या हुआ था, तो पता चल गया था। नेक्स्ट वाले में पता चला था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या पता चला था, डीएनए ही ऐसा मटेरियल है, हाँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डीएनए कर रहा है, लेकिन डीएनए अभी भी जेनेटिक मटेरियल घोषित नहीं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट कौन करता है, हार्सी और चेस। अब वो हार्सी सिरप खाओ, चॉकलेट सिरप खाओ, जो भी है जैसा भी, तो वो हार्सी और चेस ने वर्क किया था किसके ऊपर, बैक्टीरियोफेज के ऊपर। कोई बताएगा बैक्टीरियोफेज के बारे में, लास्ट 11th याद हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरियोफेज लिखा है ना यहाँ पे, बैक्टीरिया के लिए क्या, बैक्टीरिया किलिंग, ठीक है, लेकिन क्या है ये, कौन सा ऑर्गेनिज्म, मेरे को स्ट्रक्चर मत बताओ बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियोफेज क्या करता है ये बताओ। बैक्टीरिया किल करता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म कौन सा, वायरस है ना, ठीक है, तो वही पूछती थी मैं कि क्या है ये, क्या बैक्टीरिया किलिंग वायरस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज सब पता चल गया, बैक्टीरियोफेज क्या है। अब देखोगे यहाँ पे क्या क्या दिया, हार्शी और फेज ने किसके साथ वर्क किया था, C2 बैक्टीरियोफेज के साथ वर्क किया था, और उसमें क्या किया था, ई कोलाई यानी कि इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि डायग्राम में देखे होंगे क्या रहेगा, एक बैक्टीरिया रहेगा, ऊपर क्या रहेगा हमारे पास, बैक्टीरियोफेज रहेगा जिसको इन्फेक्ट कर रहा है, देख रहे हो ना डायग्राम में वो दिया है। तो ये क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, हाँ, ये बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, और इन्फेक्ट कौन कर रहा है, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर रहा है। तो बैक्टीरियोफेज डायरेक्टली क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है और इसको अपना क्या दे दे रहा है, जेनेटिक मटेरियल दे दे रहा है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो वायरल जेनेटिक मटेरियल के साथ अंदर आएगा और बहुत सारे और वायरस के पार्टिकल्स को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये बोल सकते हैं। तो सोच रहे थे, हाँ,
हाँ ठीक है। तो बोले क्यों नहीं पहले? जब क्या उन लोग को बोला रीडिंग नहीं कर सकते? हो गया? सब सेटल हो गए? अब बता दो फिर से। बैक्टीरियोफेज और कहाँ से हम लोग इकोलाई पे थे? इकोलाई को कौन इन्फेक्ट कर रहा है? बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर रहा है। तो जब इकोलाई को बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब इकोलाई को बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर रहा है, तो बैक्टीरियोफेज अंदर जाएगा और इसको क्या करेगा? वो पूरा जेनेटिक मटेरियल देगा और वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा अपने सारे जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। और वायरस पार्टिकल्स को मतलब प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर। तो हार्शियन चेंज ने क्या किया था? डिस्कवर करने की कोशिश की थी कि वो प्रोटीन है या क्या है, डीएनए है, जो क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है और बैक्टीरिया के अंदर एंटर। ये हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या नजर आ रहा है बताओ? बैक्टीरियोफेज है और और क्या हुआ था? उन्होंने कल्चर ग्रो करवाए थे इकोलाई। कल्चर मतलब पेट्री प्लेट्स में या कहीं उनका कल्चर बनाया था किसका? इकोलाई का। ठीक है, इकोलाई बहुत सारे बनाए उन्होंने। उसके बाद एक कल्चर में उन्होंने क्या डाला था? रेडियो एक्टिव सल्फर ऐड किया था। और दूसरे कल्चर में सप्लाई किया था क्या चीज यहाँ पे? फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो पढ़े होंगे ना पहले, क्या होता है? क्या होता है? तब उनकी लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होती या किसी को बोल सकते रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले वही दो कल्चर ग्रो करवाया हम लोग ने। उसके बाद उसमें एक में सल्फर डाला, एक में क्या डालेंगे हम? फॉस्फोरस डाले। पहले इसको समझ लो, फिर मैं डायग्राम में बता दूंगी एक बार। अब सल्फर को क्या करेंगे हम? किसमें डालेंगे? जो मतलब जो 35S बोला जा रहा है, 35S क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे सल्फर का? बट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 35 लिखा है सल्फर का ही है, तभी तो 32 फॉस्फोरस का ही है, तो इसीलिए इसको मतलब उसका वोट डाला गया। तो जो 35S है उसको हम किसमें डाल रहे हैं? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में। तो वो क्या बन जा रहा है? एक पार्ट बन जा रहा है बैक्टीरियल प्रोटीन। अब 32P को भी हम डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है? मतलब बैक्टीरिया कल्चर हम लोग जब बना रहे हैं ना दोनों को, तो कैसे इनकॉर्पोरेट करके बना रहे हैं ये बता रहे हैं। अब नेक्स्ट, बैक्टीरिया दोनों कल्चर्स का रेडियो एक्टिव हम लेबल कर दिए कि ये 35S है और ये 32P है। उसके बाद हर्षे और चेस ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया किस चीज को? कीटो बैक्टीरियोफेजेस को, दोनों कल्चर, मतलब दोनों का कल्चर बना लिया, उसमें बैक्टीरियोफेज को डाल। अब जब डाले उसके बाद क्या देखा उन्होंने कि वायरस जो है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो। उसके अंदर वायरसेस क्या हो जा रही है? मल्टीप्लाई हो। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वायरस का प्रोजेनी निकाले उसमें से थोड़ा थोड़ा और उसको टेस्ट कि क्या है क्या नहीं है देखने के लिए टेस्ट। तो वायरसेस जो थे वो क्या बन गए थे? रेडियो एक्टिव बन गए थे उतने टाइम। फिर वायरसेस जो 32P के अंदर ग्रो कर रहे थे वो क्या थे? उसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था। ये एक्चुअली रिजल्ट पोर्शन पे आता है कि वायरस जो है जब मतलब डाला गया उसके अंदर तो वो प्रोजेनी ग्रो करने लग गया। अब प्रोजेनी को हम लोगों ने निकाला, निकाल के टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हम लोग को क्या पता चला कि वायरसेस भी रेडियो एक्टिव बन गए। अब वायरसेस अगर रेडियो एक्टिव बन गए हैं तो वो किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं? जो 32P के प्रेजेंस में ग्रो कर रहे हैं उसमें क्या है? रेडियो एक्टिव डीएनए है, लेकिन प्रोटीन नहीं है। लेकिन जो 35S वाले में है उसमें क्या है? रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन उसमें है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को देखिए। पहला आता है हमारे पास, उसको लेबल कर दिए प्रोटीन कैप्सूल को दोनों को। उसके बाद पहला इंफेक्शन कॉज करा रहे हैं। इंफेक्शन कॉज करा रहे हैं मतलब बैक्टीरियोफेज को इकोलाई के अंदर डाल। फर्स्ट प्रोसेस इज इंफेक्शन। सेकेंड आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स होना, मिक्स करना।
अब मिक्स करेंगे ना जब ई कोलाई को हम बैक्टीरियोफेज के साथ, तो वो क्या करेगा, घुसने की कोशिश करेगा, तो वो घुस जाएगा उसका जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। वो हो गया। उसके बाद थर्ड आता है हमारा क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन पता है प्रोसेस? हाँ, उसका एक्चुअली 10,000 आरपीएम उसका स्पीड रहता है, एक मशीन रहती है सेंट्रीफ्यूज की, उसमें क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने की वजह से क्या होता है, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, या मतलब मिक्स हो जाता है, या फिर क्या होता है कि सेडिमेंटेशन हो जाता है। सेडिमेंटेशन मतलब हाँ, नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर वाले को हम सुपरनेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स, लेकिन रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेट। तो सुपरनेटेंट का मतलब क्या होता है, जो नीचे हाँ, ऊपर वाला जो है वो सुपरनेटेंट है, नीचे वाला जो है वो सेडिमेंट रहेगा, क्योंकि वो प्रोसेस से सेटल हो जाता है स्पीड में अगर उसको क्या करें, सेंट्रीफ्यूज कर दें। नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्या दिख रहा है कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस सेल्स में दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव नहीं दिख रहा है, सुपरनेटेंट। तो इस क्लास के अटेंशन से क्या पता चलता है, ये बताओ। हाँ, इससे क्यों दिखेगी, कुछ सोचो पहले, फिर मैं बताती हूँ। डीएनए में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कितना देर से लोग बेसिक डीएनए पढ़े, फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसमें, ये तो सोचो। तो बेसिक मतलब स्टार्टिंग बेसिक से इसलिए होता है जिससे पता चले, समझ में आए कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा और शायद टाइम लेके समझो तो यहाँ तो वही आएगा। रेडियो एक्टिव सल्फर सुपरनेटेंट में डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, क्योंकि सेल्स में ही इसमें डिटेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डीएनए में, हाँ, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस यानी कि फॉस्फेट। तो फॉस्फोरस के केस में इसीलिए है कि जो 32 प्रीन है वो रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेन कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो कंटेन नहीं कर। ठीक है, ये किसका एक्सपेरिमेंट था, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। पहला किसका एक्सपेरिमेंट था, सुपरनेटेंट मतलब हम किसी चीज को अगर बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे हैं, तो जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, जम जाते हैं, और ऊपर का जो है क्लियर दिखने लगता है, इसको हम सुपरनेटेंट। पहला किसका एक्सपेरिमेंट पढ़े, सेकेंड एवरी एवरी मैकलियोड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। थर्ड किसका था, हर्शी एंड चेस। उसके बाद ये पता चल जाता है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। अभी तो कंफ्यूजन है कि डीएनए अभी भी क्या बता, जेनेटिक मटेरियल क्यों है करके, पूछ सकते हैं, जो भी है पूछो। क्यों कंफ्यूजन यही है कि डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस, की वजह से क्या था, उस रेडियो एक्टिव डीएनए में क्या था, वायरसेस ग्रो कर रही थी वहां पर। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, उसी में ग्रो हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, फॉस्फोरस कंटेन कर रहा है, डीएनए की जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि हम सल्फर में तो मतलब सल्फर के अंदर नहीं ग्रो कर रहा है, क्योंकि डीएनए तो वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि डीएनए नहीं है, मतलब डीएनए सल्फर कंटेन ही नहीं कर रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ग्रो करने का। तो फॉस्फोरस था तो उसको मिल गया था, तो वो ग्रो कर लिया। तो वो तीनों एक्सपेरिमेंट को एक एक करके, मतलब एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट एक बार बताओ, उसके ऊपर किया गया था वो, हीट के रेस्टिंग पेपर हुए थे। तो क्या किए थे, क्या क्या एंजाइम्स ऐड किए थे, बताओ। पहला क्या था, नहीं नहीं, सेकेंड वाला, वो पहले वाला तो आर्टस्टेन और एस्टेन का, ग्रिफिथ का। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किसका था, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। आप लोग इतना ही हो, और भी इतने। अब बताओ, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, याद आया सबको, तो उसके ऊपर किए थे हीट गिल्ड एस के ऊपर किए। पहला क्या था,
किसको किसको याद है? हाँ ठीक है, सेकंड तो ये डाले। तो नेक्स्ट राइबोन्यूक्लिक डाले। थर्ड क्या डाले? तो याद करके जाओ, फिर साइड के साथ लिखना तो चेक करना, इसका रिवाइज करना और एक बार रिटन प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो सब्जेक्टिव के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो तो यहाँ पे एक बार याद कर लो अच्छे से कि क्या क्या है। तो क्रिकेट का सबको याद है, अब इसका बता दो एक एक बार करके, जिससे याद नहीं है तो याद करो और बताओ। कंक्लूजन लास्ट में लिखना कि कंक्लूजन क्या है। जब भी कोई भी सुन लो सब लोग कि सब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आंसर लिखोगे लास्ट में कंक्लूड, पहले एक्सपेरिमेंट लिखना, उसने दिया था वो लिखना, उसके बाद माइस वाला अगर आएगा तो सिर्फ सिंपल आर्क एंड ऐसे एरो करके इंजेक्ट कर दिए, वो वाला नोट कर लेना जैसे उसमें दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन लिखना, क्योंकि हेडिंग वाइज या टॉपिक वाइज लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। कंक्लूजन लिखना उसका, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये भी लिखना कि प्रूफ नहीं हुआ था, ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। और बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में किसके ऊपर वर्क किए थे? एक्सचेंज के ऊपर। तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ऑक्सफोर्ड, एग्री, मैकलियोड और मैकार्टी, तीनों साइंटिस्ट के नाम है। याद आया कुछ भी? पूरा बोल रहे? उसमें एंजाइम डाला गया था, एंजाइम क्या क्या इंजेक्ट कर रहे हैं वो देखा जा रहा था। तो सबसे पहले क्या डाले थे? सेकेंड एक्सपेरिमेंट प्रोटीनेज नहीं, प्रोटीएज। हाँ, तो प्रोटीनेज मत बोलना क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को हम प्रोटीएज बोल रहे हैं, ठीक है। उसके प्रोटीएज डाले तो क्या किया, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, लेकिन डीएनए और आरएनए को क्या किया, डाइजेस्ट नहीं किया। उसके बाद हाँ, तो क्या डाइजेस्ट हुआ, क्या नहीं हुआ? प्रोटीन। थर्ड क्या डाले, क्या डाइजेस्ट हुआ? हाँ, तो पहले दो प्रोटीएज और राइबो न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। थर्ड वाले में डीऑक्सीराइबोज में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इससे क्या पता चल रहा है? डीएनए की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट किसका है? हर्शियर सेज। हर्शियर सेज के एक्सपेरिमेंट में कौन सा बैक्टीरियोफेज यूज किया गया? T2 बैक्टीरियोफेज यूज किया गया। छोटा छोटा पॉइंट था, बीच में कैसे भी करके आ जाएगा, कुछ भी हो जाता है कहीं भी, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया यूज किया गया था? T2 बैक्टीरियोफेज यूज किया गया था। किसके ऊपर यूज किए? ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर यूज किया। पहला प्रोसेस क्या था? ये जो पहला इन्फेक्शन का प्रोसेस, इन्फेक्शन मतलब क्या होगा? हाँ, जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर जाएगा? कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। सेकेंड प्रोसेस क्या है? एंड में क्या होगा? उसके साथ हाँ, मतलब उसका जो क्या पार्टिकल था, हेरिडिटरी पार्टिकल जो रहेगा, अभी तक वो भी नहीं हुआ है, मतलब डिसाइड नहीं हुआ है क्या हो रहा है, तो वो है कि ब्लेंड हो जा रहा है, तो उसका इन्फेक्टिव पार्टिकल जो रहेगा वो पूरी तरीके से अंदर जाएगा। थर्ड प्रोसेस क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? हाँ, हाई स्पीड में रोटेट किया जाएगा, फिर क्या? हाँ, तो अब लास्ट में बस ये दोनों अच्छे से समझ लेना कि नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सल्फर वाले सेल्स, लेकिन सुपर नेटेंट में रहेगा। क्यों रहेगा सुपर नेटेंट? ये ना बाद में पढ़ोगे तो कंफ्यूज करेगा, ये लास्ट जो दो लाइन है ना बहुत कंफ्यूज करेगा। हाँ, सुपर नेटेंट में क्या होता है कि ना सल्फर वाला पूरा पोर्शन ऊपर आ जाएगा, तो जब ऊपर आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो जा रहा है सुपर नेटेंट।
इसमें लेकिन क्या हो रहा है कि सेल के अंदर ही रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फॉस्फोरस है, लेकिन सुपरनेटेड वाले में फॉस्फोरस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो वही चीज, इसको ना कंफ्यूज मत होना, लास्ट के 2 लाइन से इसको अच्छे से समझना और फिर लास्ट में लिखना कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। कैसे पता चलता है, क्योंकि डीएनए कंटेन फॉस्फोरस, डीएनए फॉस्फोरस कंटेन कर रहा है, इसीलिए क्या रहेगा, रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लास्ट पॉइंट हमेशा वही दिमाग में रखना, वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। सेकेंड लाइन क्या है, viruses grown on 35S sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA। ये सल्फर नहीं, तो ये पूरा वही है कि T2 के ऊपर इंट्रोड्यूस किए थे, सेम चीज वही रिपीट किया है, तो एक्सपेरिमेंट वही है। अब देखो जहाँ पर एक वर्ड में लिखा हुआ पैलेट, लिखा हुआ पैलेट मतलब जो सेडिमेंट वाला पोर्शन है ना, उसी को पैलेट बोलते हैं, वहाँ पे नहीं होगा तो पैलेट वाला बोलते। तो वही चीज है कि इसका मतलब डीएनए पास हुआ था वायरस से बैक्टीरिया में, इसीलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। पहले इसमें देखना कि एक्सपेरिमेंट जैसे लिखते हैं ना, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या था कि टू द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन, ये भी ठीक है। तो दोनों के देखते हैं क्या, और डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस कुछ क्या है, डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड सबको पता रहेगा, शुगर सबको पता रहेगा, और कुछ वेसल होता है, और डिफरेंस कुछ है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड एक पॉइंट बार बार एक, पहले वही उसका नाम के ऊपर देखेंगे, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, हाँ मतलब स्टेबल रहेगा, म्यूटेशन जल्दी नहीं होगा, म्यूटेशन का आइडिया है कुछ, पिछले चैप्टर में म्यूटेशन पढ़े हो, म्यूटेशन कैसे होता है, कैसे, वो जो अलग अलग वो सारी चीजें नहीं बताना है कि क्या हो रहा है म्यूटेशन में, तो ठीक है चलो टॉपिक ठीक है, यहाँ पे तो म्यूटेशन स्टार्ट करो पहले, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा ही बस। बताओ म्यूटेशन होता क्या है, मुझे ये बता दो बस, और क्यों, मतलब किस वजह से म्यूटेशन हो रहा है, किस हो रहा है, इनहेरिटेंस, ठीक है बस, ठीक है बस। जनरेशन टू जनरेशन आएगा तो नॉर्मल तो चलता ही जाएगा, फिर हमारा ये वेदर कंडीशन या लाइफ स्टाइल मतलब जो भी चीजें बाकी ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या कारण है म्यूटेशन का, उनका क्या कारण है म्यूटेशन का, हॉस्पिटल में नहीं होगा म्यूटेशन, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा ही है, तो उनको म्यूटेशन नहीं होगा, ये बस नॉर्मल यूवी रेडिएशन, केमिकल म्यूटेशन जितने भी है, मतलब यूवी रेज जो हमारे पर आ रहे हैं, ठीक है, वो सब चीजों से भी म्यूटेशन होता है हमारी बॉडी में या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो कॉजेज ऑफ म्यूटेशन में वो आता है, म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस, सडन चेंजेस किसमें हो रहा है, हमारे जेनेटिक में, जीन में सडन चेंजेस हो रहा है। ये सडन चेंजेस है वो किस वजह से हो रहा है, ये केमिकल म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस, सब अलग अलग तरीके के म्यूटाजेंस होते हैं। ये जो म्यूटाजेंस है वो क्या है, हमारे यूवी रेस हो गए हमारा, जैसे और क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सरेस वगैरह जो करने जाते हैं, तो उसमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए उन चीजों का, ये बोला जाता है, ठीक है, तो जो हो गया, तो वो सब म्यूटाजेंस होते हैं, और उसके बाद म्यूटेज मतलब क्या हो रहा है, म्यूटेशन उसकी वजह से कॉज हो रहा है, फिर वो आगे क्या हो रहा है, इनहेरिट होता जा रहा है। यहाँ पर जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, यानी कि वो जल्दी क्या शो नहीं करता है, म्यूटेशन शो नहीं करेगा। जितने भी डीएनए वाले ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी म्यूटेशन शो नहीं करेंगे, लेकिन जो आरएनए वाले ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करते हैं, जल्दी म्यूटेट करेंगे, क्योंकि वो तुरंत जैसे चेंजेस आएगा, एक ही स्ट्रैंड है उसमें तुरंत चेंजेस आएगा, डबल बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब तुरंत वो कर सकता है, इसलिए वो क्या रहेगा, लेफ्ट। अब हमारा डीएनए किसमें पाया जाता है वो देखते हैं, तो किसमें है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इसके बारे में पता है ना, प्लास्टिक वगैरह सब पता है ना, सेल का याद है ना। नेक्स्ट ये न्यूक्लियस और साइटोसोल्स में आरएनए। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं तो वो स्टैटिक होता है, क्योंकि वो वेरी स्टेबल है, स्टैटिक मतलब
टू पावर स्टेबल क्रोमोसोम। फिर इसमें डिजिटल जेनेटिक डेटा स्टोरेज जो है वो रहेगा, मतलब डीएनए हम देख सकते कर सकते हैं उसके बारे में। ये डायनामिक है और उसके बहुत सारे क्या रहेंगे फंक्शंस रहेंगे, मतलब ये चेंज होता रहेगा तो इसके फंक्शंस डिफर करते हैं। उसके बाद एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, इसमें क्या रहेगा आरएनए पॉलीमरेज, वो लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन में ये शॉर्ट है। फिर और क्या है टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इसमें एक ही स्ट्रैंड का हेलिक्स जो है वो अलग अलग आता है, ठीक है, ए बी और सी फॉर्म है और इसमें सिर्फ ए फॉर्म है, इसको हम आगे देखेंगे, मतलब एक डायग्राम के साथ में बता देंगे कि क्या। तो बैकबोन में क्या रहेगा, दोनों ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बॉन्ड रहेंगे, डिऑक्सीराइबो किसमें राइबोस। पता है आप लोगों को कि यूरेसिल रहेगा किसमें आरएनए। उसके बाद बेस पेयरिंग भी एडेनिन और यूरेसिल का रहेगा। क्लियर हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एक्सपेरिमेंट की बात करते तो कोई डाउट किसी को? अच्छा बता। हाँ मतलब